अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम बिलाल हसन। आज हम सेकेंडरी केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 2 डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था और आज हम सेकंड जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। उसका नाम है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ज़ाहिर बात है हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया था। अब हर चीज़ की कुछ खसूसियात होती हैं जिसकी बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब यही बात है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आप सैलिएंट फीचर्स का नाम भी दे सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है हमारे पास पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ कार्बन। लिख लेते हैं इसको, पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ कार्बन। अब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में पिछले लेक्चर में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड वो वाले होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। अब ज़ाहिर बात है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है वो एसेंशियल एलिमेंट्स होता है। अब कार्बन की कुछ खसूसियात जो हैं वो यूनिक्स हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनकी बेस पे जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो भी यूनिक हो जाते हैं। अब सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे पास क्या है, ये कैटिनेशन शो करती है, जो कि पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ कार्बन में आ जाती है। अब कैटिनेशन क्या चीज़ होती है? द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन को हम लिख लेते हैं पेक्यूलर बिहेवियर में। हम डिस्कस करते हैं किसको? कैटिनेशन को। कैटिनेशन क्या है अभी आपको बताया है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। हम इसको सेल्फ लिंकिंग बोल सकते हैं, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। ठीक है, ये कार्बन की जो ये वाली एबिलिटी है ना, अब ये एबिलिटी होती है जो कि हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाती है। क्या बनाती है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या है, कार्बन जो है वो दूसरी कार्बन के साथ अटैच होती है, कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। अब हमें पता है कि कार्बन जो है वो 4th ग्रुप से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है? 4th ग्रुप से। अब इसके जो आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये जो है, ये कार्बन जो है वो दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करती है और कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, और इसी तरह वही कार्बन आगे दूसरों के साथ शेयर करती है और हमारे पास एक चेन बन जाती है। अब उस चेन की बेस पे हमारे पास क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स एक लार्ज वैरायटी में आ जाते हैं। यही वजह है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और यही वजह है कि हमारे पास अब तक मोर देन 6 ट्रिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है, क्या सिर्फ कार्बन के अलावा भी कोई कंपाउंड ऐसे हैं या एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कैटिनेशन की एबिलिटी शो करते हैं? यस, बिल्कुल करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं हमारे पास? सल्फर है, सिलिकॉन है, बोरान है। अब अक्सर हमने देखा होगा सल्फर जो है, सल्फर को आपने अक्सर देखा होगा S8 की फॉर्म में लिखा होता है। अब सिलिकॉन जो है, आप इसको पॉलीसिलिकॉन हाइड्राइड का नाम दे सकते हैं, पॉलीसिलिकॉन हाइड्राइड। अब इसी तरह बोरान के भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बोरान्स भी हमारे पास कैटिनेशन की एबिलिटी शो करती है। लेकिन क्या वजह है कि इनमें से सिर्फ कार्बन को ही हम प्रेफर करते हैं कैटिनेशन की एबिलिटी के ऊपर? अब इसके पीछे रीजंस है कि कार्बन का जो है वो हमारे पास केमिकली और थर्मोडायनामिकली स्टेबल होती है। अब केमिकली जब ये हमारे पास कार्बन देख लेते हैं, कार्बन जब हमारे पास कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 इस तरह हमारे पास लॉन्ग चेन बनती जाती है। ठीक है, अब यही बात है कि ये वाले पास जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, लॉन्ग चेन बनती है, ये हमारे पास केमिकली एंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती है। अब इसी तरह जब ये हमारे पास S8 बना है या ये सिलिकॉन के हाइड्राइड वगैरह बनते हैं, इसमें ये जो है ये केमिकली स्टेबल नहीं होते। इस वजह से हम प्रेफर करते हैं कि जो हमारे पास कार्बन है इसकी कैटिनेशन एबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। अब यही वजह है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी कार्बन होती है, और वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करती है। इसकी वजह से हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो है उनका साइज बढ़ता जाता है। ये बात क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिमिलरिटी इन बिहेवियर। सिमिलरिटी इन बिहेवियर। अब सिमिलरिटी इन बिहेवियर क्या मतलब है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनमें हमारे पास सिमिलरिटीज़ होती हैं, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। अब इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन की। अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन हमारे पास मोर देन 17 करोड़ है। ठीक है, अब क्या किया है कि अब पूरी जो हमारे पास ये पॉपुलेशन है हम इसको स्टडी नहीं कर सकते। अब क्या किया गया, इसको हमने प्रोविंस में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया? प्रोविंस में। अब प्रोविंस में हमने इसके बाद क्या कर दिया? डिस्ट्रिक्ट्स में कर दिया। डिस्ट्रिक्ट से बाद हमने क्या कर दिया? यूनियन काउंसिल में। अब क्या हो सकता है कि इस बेस पे हम किसी एक चीज़ को प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। अब इसमें क्या किया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में उनको एक डिफरेंट क्लास में रख दिया गया, एक अलग सीरीज में रख दिया गया, जिसको हम नाम देते हैं होमोलोगस सीरीज का। किसका नाम देते हैं?
होमोलोगस सीरीज। अब होमो मीन सेम, लोगस मीन थॉट, रीजनिंग आप बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है कि वो वाले कंपाउंड जिनके हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम एक क्लास में रख लेते हैं। अब क्या हुआ, इससे साइंटिस्ट को जो है वो क्या हो गई, आसानी हो गई कि वो कंपाउंड को डिस्कस कर सकते हैं, इजीली स्टडी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जब भी हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, जब भी हम नाम लेते हैं किसका, अल्केन का, अब अल्केन का नाम लेते हैं तो आपके माइंड में उसी वक्त एक बात आ जाती है कि जितने भी अल्केन्स होंगे उनमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा किस में, अल्केन्स में, और डबल बॉन्ड किस में होगा, अल्कीन्स में। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमने इनको क्या कर दिया, सीरीज में कर दिया था, ठीक है, एक ग्रुप में अलग क्लास में डिवाइड कर दिया था। अब जब भी हम नाम लेंगे सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स का या अल्केन्स का तो हमें ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाएगा कि अल्केन्स हैं। अब डबल बॉन्ड वाले में हमने क्लासीफाई कर दिया तो डबल बॉन्ड का जब भी होगा तो हम बोलेंगे ये अल्कीन्स है। इसी तरह अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हम कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, कॉलेज में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, हमें नहीं पता ये कौन सी क्लास है, ये कौन सी, लेकिन क्लास के बाहर एक टैग लगा होता है, ये एफएससी मेडिकल है, ये एफएससी इंजीनियरिंग है। अब एफएससी मेडिकल का नाम सुन के आपके माइंड में एक बात तो ज़रूर आती होगी कि ये वो वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने बायो रखी हुई है। अब क्या हुआ, एक कैरेक्टरिस्टिक्स का आपको पता चल गया, ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बायो रखी हुई है, जिनका सब्जेक्ट बायो है। अब यही बात है कि यहाँ पे भी इसी तरह साइंटिस्ट ने इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, उसको नाम दिया गया होमोलोगस सीरीज़ का। जिनके आपस में प्रॉपर्टीज सेम होती हैं उनको एक सीरीज़ में रख दिया, जिनकी आपस में मिलती हैं उनको दूसरी सीरीज़ में रख दिया। अब बात करते हैं अल्कोहलिक ग्रुप की। अल्कोहलिक ग्रुप जब भी होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो वाले कंपाउंड्स होंगे जिसमें हमारे पास OH ग्रुप लगा होगा, उसको नाम देंगे किसका, अल्कोहलिक ग्रुप्स का। अब इसी तरह अगर हम अल्केन या अल्कीन्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना चाहें तो अल्कीन्स जो है इसमें डबल बॉन्ड आता है, तो ये वाले वो वाले कंपाउंड्स होंगे जो आपको एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। अब देख लें, हमने इससे क्या कर लिया, अंदाज़ा भी लगा लिया इसके केमिकल रिएक्टिविटी कौन सी होंगी। जहाँ पे भी अल्कीन्स की बात आएगी तो उसका मतलब है क्या, ये कौन सा रिएक्शन शो कर रहे हैं, एडिशन रिएक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। ये बात क्लियर होगी। अब सिमिलरिटीज़ के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्लेक्सिटी। कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सबसे पहले हमने ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास इसमें कार्बन मौजूद होती है, ठीक है। अब कार्बन का आपको इस बात का अंदाज़ा हो चुका है, कार्बन जो है उसके एटम व शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो ज़ाहिर बात है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करता है ताकि उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए। कार्बन में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स एटम व शेल में होते हैं, किस में, कार्बन में, और ये क्या करते हैं, चारों के चारों ही अपने शेयर करता है ताकि ये क्या कर ले, अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर ले। ऑक्टेट रूल का आपको पता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के एबिलिटी को हम क्या नाम देते हैं, ऑक्टेट रूल का नाम देते हैं। अब ये कार्बन इसी तरह हम लिख देते हैं कार्बन 1 2 3 4 5। अब इसके आप 4 बांड पूरे कीजिएगा, 1 2 3 4, 4 बांड पूरे हो गए इसके। इसी तरह इसके, अब इसी तरह हमारे पास ये जो है ये आगे कार्बन के साथ अटैच होती जाती है, बांड बनाती जाती है, तो हमारे पास एक लार्ज स्ट्रक्चर बन जाता है जिस वजह से हम नाम देते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स का। अब ये कम्प्लेक्सिटी होती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास कार्बन की जो एबिलिटी है वो कैटिनेशन की एबिलिटी है, इस वजह से ये लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ तक ये बात क्लियर होगी आपको कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टार्च की। आपकी बुक में ये मेंशन है स्टार्च C6H5O10N। अब यहाँ पे N लिखा है। अब ये क्या है, आपके पास स्टार्च जो है वो एक पॉलीमर है। क्या है, पॉलीमर। अब पॉलीमर क्या चीज़ होती है, यहाँ पे ये बात आप सोचेंगे। पॉलीमर जो है वो हमारे पास वो एक लार्जर स्ट्रक्चर्स होता है, वो एक लार्जर फॉर्म होती है किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स की, जिसमें हमारे पास स्मॉलर यूनिट्स मिलते हैं। स्मॉलर यूनिट्स मिलके एक बड़ा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब स्मॉलर यूनिट्स को हम एक नाम देते हैं मोनोमर्स का। अब वो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, पॉलीमर्स बन जाता है। अब यहाँ पे N जो है वो आपका सेवरल थाउजेंड्स हो सकता है, सेवरल थाउजेंड। अब N की आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें 100, एग्जाम्पल के तौर पे 100 नहीं 200 कर लें आप। N की वैल्यू हमने क्या कर ली, 200 पुट कर ली। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, C1200 H1000
2000। अब ये देखें, अब आपके पास ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन गया है। इसमें कितनी कार्बन्स हैं आपके पास? 1200 कार्बन्स हैं। अब ये 1200 कार्बन्स जब आपस में कंबाइन करेंगी किस बांड के जरिए? कोवेलेंट बांड के जरिए। और ये बांड कौन सा होगा आपके पास? सिग्मा बांड होगा। तो ये आपके पास एक जॉइंट स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक लार्जर स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यही बात है, यही इनकी एक सैलिएंट फीचर्स में आता है कि ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर एग्जाम्पल करना चाहें तो हम प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। अब प्रोटीन्स बेसिकली हमें पता है प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। अब ये अमाइनो एसिड क्या करते हैं जब आपस में कंबाइन होते हैं? अब इनमें कौन सा बांड बनता है? पॉलीपेप्टाइड बांड बनता है। कौन सा बांड बनता है? पॉलीपेप्टाइड बांड बनता है। अगर दो अमाइनो एसिड के दरमियान बांड है तो हम उसको सिंपल पेप्टाइड का नाम दे लेंगे। अगर हमारे पास ज़्यादा बांड है तो हम उसको नाम देंगे पॉलीपेप्टाइड बांड का। ठीक है, हम पेप्टाइड बांड लिख लेते हैं, पेप्टाइड बांड। अब जिस तरह हमारे पास पेप्टाइड बांड बना, आगे हमारे पास मोर देन 20 बांड बनेंगे तो हम नाम देंगे पॉलीपेप्टाइड का। अब पॉलीपेप्टाइड जब आपस में कंबाइन होते जाएंगे तो हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब प्रोटीन्स में भी हमारे पास सेवरल थाउजेंड अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तो हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं। अब प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर भी हमारे पास क्या हो गया? कम्प्लेक्स हो गया, बड़ा स्ट्रक्चर हो गया। इस वजह से इसकी एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अब नेक्स्ट आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फोर्थ वाली, वो है आपके पास नॉन आयोनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब नॉन आयनिक क्या चीज़ है? अब नॉन आयनिक यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने क्या करना है? अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है। अब हर बंदा इतना सियाना होता है कि वो अपनी चीज़ किसी को डोनेट नहीं करता सारी। अब यही बात कार्बन की भी है। कार्बन क्या करेगा? कार्बन कहेगा नहीं मैंने अपने चारों डोनेट नहीं करने। अब वो क्या करेगा? शेयर कर लेगा, कोई दरमियानी रास्ता निकालेगा, वो शेयर करेगा। अब वो दूसरी कार्बन के साथ शेयर करेगा तो हमारे पास बांड बनेगा, या दूसरे किसी भी एलिमेंट के साथ शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स तो वो बांड बनाएगा। तो हमें इस बात का पता है, हम ये बात शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि वो वाला बांड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है हम उसको क्या नाम देते हैं? कोवेलेंट बांड देते हैं। अब इसी वजह से हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें जो बांड होता है वो कोवेलेंट बांड होता है, आयनिक बांड नहीं होता। आयनिक बांड कौन सा होता है? आयनिक बांड वो होता है जिसमें हमारे पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होती है। कहाँ से? इलेक्ट्रो पॉजिटिव से लेकर इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अब कार्बन क्या करते हैं? कार्बन अपने बांड शेयर कर लेता है। अगर हम अल्कीन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर होते हैं तो हमारे पास डबल बांड बनता है। ठीक है, अब ये देखें 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये बात याद रखनी है कि जब हम अल्केन की बात करते हैं उसमें सिंगल बांड होता है तो उसमें हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर होते हैं, उसमें हमारे पास सिंगल बांड बनता है। अगर अल्काइन की बात करें तो अल्काइन में हमारे पास C ट्रिपल बांड C होता है। अब इसमें हमारे पास ओवरऑल जो है 1 2 3 4 5 6, अब 3 बांड बने तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, आप इसको बोल सकते हैं 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हुए हैं। इस वजह से ये क्या होता है? हमारे पास नॉन आयनिक नेचर होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब उसके बाद फिफ्थ वाली जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म नाम सुना होगा आप लोगों ने। आइसोमरिज्म क्या चीज़ है? आइसोमरिज्म हमारे पास कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमरिज्म। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। आइसोमरिज्म में हमारे पास क्या होता है? वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर फार्मूला, अब स्ट्रक्चर फार्मूला कौन सा होता है? जिसमें हम एलिमेंट्स एटम्स को अरेंज करते हैं बॉन्ड के जरिए, उसको हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रक्चर फार्मूला का। उनका वो वाला स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पेंटेन की। ठीक है, अब पेंटेन क्या होता है? वो वाला फार्मूला, वो वाला कंपाउंड जिसके अंदर 5 कार्बन होती हैं। पेंटेन, पेन मतलब 5, पेंटा 5 होता है ना, एन। अल्केन की बात
बात कर रहे हैं तो उसके अंदर 5 कार्बन होंगी जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगी। अब हम पेंटेन का फार्मूला लिखते हैं C5H12। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं, इसके हमारे पास आइसोमर्स क्या क्या बनते हैं। अब हम इसको लिखते हैं, सबसे पहला कार्बन 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 कार्बन हमने पूरी कर ली। अब हम कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करेंगे, H H H। अब इसमें H H इसमें लिख लें, H H। अब ये देखें, काउंट करें, आपके पास कितने हाइड्रोजन है? 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन आपके पास पूरे हो गए, 5 कार्बन भी पूरे हो गए। अब ये हमारे पास कौन सा बना है स्ट्रक्चर? हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर बना है। इसको हम नाम देते हैं एन पेंटेन का। किसका? एन पेंटेन। अब इसका दूसरा आइसोमर लिखते हैं। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में, CI3 CH CH2 CH2 CH3। अब इसमें आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 कार्बन आपके पास पूरी हैं। हम इसको नाम देंगे आइसोपेंटेन का। किसका? आइसोपेंटेन। अब इसका एक तीसरा आइसोमर भी बनता है, उसको ड्रा करते हैं, कार्बन CI3 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 CI3। चलें जी, कार्बन काउंट कर लेते हैं इसके, 1 2 3 4 5 कार्बन पूरे। अब हाइड्रोजन पूरे करते हैं, 3 6 9 12 हाइड्रोजन भी पूरे हो गए। देख लें, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास एक है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूले कितने बन गए? 3। अब इसको हम एक नाम देते हैं नियोपेंटेन का। किसका? नियोपेंटेन का। अब हमारे पास क्या बन गए? 3 आइसोमर्स बन गए। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको। अब हमारे पास ये देखें कि किसी भी कंपाउंड के जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होगा, उसको हम क्या नाम देंगे? आइसोमर्स का नाम देंगे। अब आइसोमर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं हमारे पास? पोजिशनल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, उसके बाद हमारे पास चेन आइसोमर्स। अच्छा, अब हमारे पास आइसोमर्स जो है, आइसोमर्स की हम बात कर रहे थे, आइसोमर्स। अब ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास, वो है हमारे पास पोजीशन आइसोमर्स। फिर हमारे पास आ जाते हैं फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आप बोल सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। अब हम एक आइसोमरिज्म की एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब देखें, C2H6O। ठीक है, अब ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हम इसके स्ट्रक्चर ड्रा करके चेक करेंगे। अगर हम इसको इस तरह लिखें, CI3O CI3। अब ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो सेंटर में आ जाए, ऑक्सीजन आपके पास सेंटर में आ जाए, इसको हम नाम देते हैं ईथर्स का। अब ये आपके पास ईथर बन गया है। अब अगर हम दूसरे की बात करें, इसका दूसरा स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो वो हमारे पास होगा CI3 CH2OH। अब ये कौन सा आइसोमर्स बन गया हमारे पास? अल्कोहल। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास OH ग्रुप लगा है, इसको हम नाम देंगे अल्कोहल का। बात क्लियर होगी। अब ये देखें, अगर आपने कार्बन पूरे करने हैं, 1 2 कार्बन, ऑक्सीजन एक है आपके पास, इसमें इस तरह पूरे कर सकते हैं 1 2, और ये ऑक्सीजन आपके पास एक है। अब ये हमारे पास क्या था? डेफिनेशन पढ़ ली हमने, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। ये बात क्लियर हुई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, वो है एक सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। अब ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमने इसमें डिस्कस किया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो वाले होते हैं जिसमें हमारे पास कार्बन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, या कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो अब ये हमारे पास होते हैं नॉन आयनिक। ठीक है, नॉन आयनिक, ये भी हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ ली है। और उसके बाद कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है। तो ये कौन सा बॉन्ड होता है हमारे पास? नॉन पोलर होता है। ठीक है, अब ये बात याद रखनी है यहाँ पे कि वो वाला बॉन्ड, ठीक है, वो वाला बॉन्ड जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो, 0 से लेकर 0.4 तक, तो वो हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है? नॉन पोलर। ठीक है, सॉरी 0.5 कर लें।
अब वो वाले बॉन्ड जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से 1.7 तक हो, वो हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अब वो वाला बॉन्ड जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 हो, तो उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आपके पास मोस्टली जो बॉन्ड बन रहे हैं वो आपके पास कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड बन है, या कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हमारे पास इस रेंज में आता है। तो अब ये कौन से होंगे कंपाउंड? हमारे पास नॉन पोलर्स होंगे। अब जारी बात है, आप फर्स्ट मतलब 9th 10th में भी ये बात पढ़ के आ चुके हैं कि हमारे पास एक रूल है। क्या रूल है? लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। अब ज़ाहिर बात है, जो चीज़ जैसी होगी वो उसी को पसंद करेगी, अपनी तरह की चीज़ को पसंद करेगी ना। तो हम लिखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक जो हैं वो हमारे पास, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हमारे पास इनऑर्गेनिक में ही सॉल्युबल होंगे। इसी तरह पोलर, पोलर में सॉल्युबल, और नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। अब ये कौन सी चीज़ है? हमारे पास नॉन पोलर है, तो अब ये किस में सॉल्व होंगे? डिज़ोल्व होंगे नॉन पोलर में। अब नॉन पोलर कौन कौन सी हैं? नॉन पोलर में हमारे पास ये डिज़ोल्व, ये अगर हम डिज़ोल्व करना चाहें, सपोज हम बात करते हैं मीथेन की, CH4। अब ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है। अगर हम बात करें, इसको हम वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं। किस में डिज़ोल्व कर लेते हैं? वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं। अगर हम इसको कोशिश करते हैं तो ये आपस में डिज़ोल्व नहीं होंगे, क्योंकि वाटर जो है वो पोलर है और ये क्या है? नॉन पोलर है। इस वजह से हमने रूल पढ़ा है लाइक डिज़ोल्व लाइक, तो इस वजह से ये क्या होगा? आपस में सॉल्युबल नहीं होंगे। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास एक्सेप्शनल केस हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। हमारे पास अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं, CH3CH2OH। अब इसमें आपके पास OH लग गया है। अब यहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। अब ये अगर हम इसको डिज़ोल्व करते हैं ना वाटर में, ये प्लस H2 लिखा है, तो ये वाटर में किसी हद तक डिज़ोल्व हो जाएगा, ये डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर हम इसी तरह बात करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, COOH, अगर आप इसको भी वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये भी डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये देख लें, हमने हाइड्रोकार्बन को डिज़ोल्व किया, ये डिज़ोल्व नहीं हुआ। अब हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नॉन पोलर कंपाउंड है, ये नॉन पोलर ही सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे। अब नॉन पोलर हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से हो सकते हैं? बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम, ETC, ठीक है। अब ये सारे हमारे पास क्या है? नॉन पोलर है। अब ये क्या हो जाएंगे? नॉन पोलर में ही जो हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होंगे। अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लास्ट वाली है हमारे पास, ये 6th थी, ये 7th लास्ट वाली। रेट ऑफ ऑर्गेनिक या रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनकी बात कर लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमने अभी पढ़ा है कि ये हमारे पास क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ना। आपने फर्स्ट ईयर में एक बात पढ़ी थी, कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो किस वजह से बनते हैं? शेयरिंग की वजह से बनते हैं। किस वजह से बनते हैं? शेयरिंग की वजह से बनते हैं, ठीक है। अब शेयरिंग हमारे पास, सपोज ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के दरमियान बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं हमारे पास। तो अब ये बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड बना है। कौन सा बॉन्ड बना है आपके पास? सिग्मा बॉन्ड बना है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी भी चाहिए और टाइम भी लगेगा। इस वजह से हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो स्लो होता है, ठीक है। ये बात समझ हुई? पिक कर ली सबने? क्या रीज़न थी कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है और वो सिग्मा बॉन्ड होता है, इस वजह से वो स्ट्रांग होता है, इस वजह से उसको टूटने में और नए बॉन्ड बनाने में टाइम लगता है। इस वजह से ये रिएक्शन क्या होता है? स्लो होता है इनका रेट ऑफ रिएक्शन। और दूसरी वजह इसकी क्या है? मॉलिक्यूलर नेचर होती है। क्या होती है? मॉलिक्यूलर नेचर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं ना, उनकी हमारे पास मॉलिक्यूलर नेचर होती है, ठीक है। मॉलिक्यूलर नेचर है, मॉलिक्यूलर नेचर है। उसके बाद इनका लार्जर साइज़ होता है। क्या होता है? लार्जर साइज़। अब देखें, अगर हमने ये दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इतना इतना साइज़ है उनका कंपाउंड्स का या मॉलिक्यूल्स का, हम उनको आपस में रिएक्ट करवाना चाहते हैं, तो वो जब आपस में एक दूसरे के छोटे छोटे हैं ना, वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो क्या कर जाएंगे? जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। अगर हम बात, अभी हमने पीछे एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, मतलब कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अब हमारे पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। ये इस तरह हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब दूसरा स्ट्रक्चर है, ये वैसे जर्नल सा स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया किसी का भी समझाने के लिए।
अब ये क्या करेंगे, इनको दोनों को आपस में रिएक्ट करने के लिए टाइम लगेगा, एक दूसरे के करीब आएंगे, करीब आने में टाइम लगेगा, अट्रैक्शन करने में टाइम लगेगा, शेयरिंग करने में टाइम लगेगा। इस वजह से ये क्या होता है, हमारे पास इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आयनिक की, ठीक है, आयनिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं हमारे पास, वो फास्ट होते हैं, क्योंकि उनमें हमारे पास चार्ज डेवलप हो जाता है। तो हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से वो जल्दी अट्रैक्शन शो करेंगे, उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हमारे पास फास्ट होगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमारे पास स्लो होता है। क्यों होता है, इन पॉइंट्स में। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं।